गरीब अंडा तवा मसाला रोटी वाला। मोहित का परिवार बहुत ही गरीब था और कई तरह की आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। मोहित अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए बेलापुर गांव में अंडा तवा मसाला का ठेला लगाया करता। उसी से मिलने वाले पैसों से वो अपने घर का गुजारा चलाया करता। आज भी वो धूप में ठेले पर खड़ा हुआ अंडा तवा मसाला बेच रहा था। कितनी गर्मी हो रही है। इस अंडे की तरह शरीर भी झुलस जाता है इस गर्मी में। और जब ठंड पड़ती है तो ऐसी ठंड पड़ती है कि खड़े खड़े ठंड के मारे पैर कांपने लगते हैं। मोहित ऐसे ही दुखी होकर अंडा तवा मसाला बेच रहा होता है। तभी एक ग्राहक ने उसके पास में आकर कहा, अरे मोहित भाई, क्यों अपने चेहरे को उबले हुए अंडे जैसे फुला कर रखा है? क्या बात हो गई? कोई बात नहीं है भाई, बस ये गर्मी झुलसा देने वाली है। ये छोड़िए, ये बताइए आपके लिए कितनी प्लेट अंडा तवा मसाला लगा दूं? नहीं नहीं भाई, सच में अब तो गर्मी का मौसम चला गया है, फिर भी बहुत गर्मी हो रही है और अंडा खाने से तो गर्मी बढ़ जाएगी शरीर में। मैं तो बस हाल चाल पूछने के लिए चला आया था। वो ग्राहक ये बोलकर बिना अंडा तवा मसाला लिए ही वहाँ से चला जाता है। मोहित दुखी हो जाता है और खुद से बोलता है, ये ग्राहक मुझसे बात करने नहीं, मेरे जले पर और भी ज्यादा नमक छिड़कने के लिए आया था। खैर कोई बात नहीं, देखता हूँ शायद शाम को कुछ ग्राहक आ जाए। मोहित ऐसे ही सुबह से शाम तक ठेले पर खड़ा रहता। शाम को जैसे ही थोड़ी गर्मी कम होती है, तभी उसके ठेले पर ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे मोहित भाई, जरा मुझे एक अंडा तवा मसाला तो लगा दो, बहुत मन कर रहा है अंडा तवा मसाला खाने का। हाँ बहन जी, क्यों नहीं। मोहित उस औरत को अंडा तवा मसाला लगाकर दे देता है। वो औरत बड़े ही चाव से उसे खाती है और कहती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो भैया आप अंडा तवा मसाला, जितना भी खा लो पेट ही नहीं भरता, जरा एक और बना दो। मोहित ने उसे एक और अंडा तवा मसाला बनाकर दे दिया। सूरज अब तक ढल चुका था और उसने खुद से कहा, शाम तो हो गई है लेकिन ग्राहक अभी भी आने शुरू नहीं हुए हैं। एक काम करता हूँ, आज मैं आधी रात तक ठेला लगाऊंगा, क्योंकि रात के समय लोग यह सब चीजें खाने के लिए ज्यादा निकलते हैं। अब मोहित ने रात के 11 बजे तक ठेला लगाए रखा। रात के 11 बजे वो अपना ठेला बंद करके जाने लगा। गली में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और जहाँ से भी वो गुजर रहा था, गांव के कुत्ते उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं। उसने अपने पास बचे हुए कुछ अंडे कुत्तों को डाले और उनसे कहा, बस मुझे रोज ही ऐसे यहाँ से बिना काटे गुजरने देना। अपने पास बचे हुए सारे अंडे तुम्हें खिला दिया करूंगा। मोहित ये बोलकर खुद ही मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ रत्ना घर की दहलीज पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी और उसने मोहित को आते देखकर कहा, मोहित, ये कोई समय है क्या तेरे घर आने का? तुझे कितनी बार कहा है कि अपने लिए कोई मोबाइल खरीद ले। कम से कम मैं किसी पड़ोसी से तुझे कॉल तो कर लिया करूंगी। तू जानता है ना, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तेरी चिंता सताने लगती है बेटा। मोहित ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भरकर अपनी माँ से कहा, अरे माँ, मैं कोई 5 साल का बच्चा थोड़ी हूँ, अब बेकार में मेरी चिंता करती हो। और अब से मैं रोज ऐसे ही देर से आया करूंगा, तो आप खाना खाकर सो जाया करना। क्यों बेटा, अब तू देरी से क्यों आया करेगा? क्या हो गया? अरे मेरी भोली भाली माँ, कोई बात नहीं है, लेकिन लोग शाम और रात के समय अंडा खाने के लिए ज्यादा निकलते हैं और अगर मैं उस टाइम ठेले लगाऊंगा तो मेरा काम तो अच्छा चलेगा और हम अपना थोड़ा कर्ज भी कम कर पाएंगे जो हमने पिताजी के बीमार होने पर लिया था। मोहित ये बोलता है और हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। अब मोहित रोज देर रात आया करता। एक दिन उसकी माँ बीमार थी और उसकी माँ ने खाना नहीं बनाया था। माफ करना बेटा, मुझे बहुत बुखार था तो मैं खाना नहीं बना पाई। आज तो ठेले पर क्या लेकर जाएगा? माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं कुछ भी बाहर से खरीद कर खा लूंगा। नहीं बेटा, तू बाहर का खाना नहीं खाएगा। वैसे भी तू 11 बजे तक ठेला लगाता है। बाहर का खाना खाने से पेट अच्छे से नहीं भरता। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए 2 रोटी सेक देती हूँ। तू सब्जी बाहर से खरीद लेना। घर की रोटी जैसी ताकत किसी खाने में नहीं होती। रत्ना ये बोलकर बुखार की हालत में भी मोहित के लिए 2 रोटी सेक कर उसे बांध कर दे देती है। अब मोहित अपने ठेले पर खड़ा हुआ था और अंडा तवा मसाला बेच रहा होता है।
अभी दोपहर में तो ग्राहक आ नहीं रहे हैं। एक काम करता हूँ, भूख लगी है, खाना खा लेता हूँ, लेकिन सब्जी तो आज माँ ने दी ही नहीं। तभी मोहित की नजर उसके पास रखे हुए अंडों पर जाती है। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं अपने लिए अंडा तवा मसाला बना लेता हूँ और रोटी के साथ उसे खा लूंगा। मोहित अब अपने लिए 2 अंडों का अंडा तवा मसाला बनाता है, जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैली हुई थी। मोहित ने तेल में प्याज डाले और तरह तरह के मसाले बनाकर अपने अंडा तवा मसाले को तैयार किया। वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा ही था कि तभी उसकी ठेली पर ग्राहक आ गया। अरे मोहित भाई, जरा 2 प्लेट अंडा मसाला तवा तो देना। अभी देता हूँ भाई साहब, 2 मिनट। ग्राहक ने इतना कहा और उसके बच्चे ने अपने पिता से कहा, नहीं पापा, मुझे अंडा तवा फ्राई नहीं खाना है। ये कितना बोरिंग सा लगता है। मुझे कुछ और खाना है। बेटे, जिद नहीं करते। अंडा खाने से शरीर में ताकत आती है। आपको बिग बॉय बनना है ना, तो अंडे तक खाने पड़ेंगे। अब वही मोहित ठेले पर ग्राहक को देखकर जल्दबाजी में अपनी माँ की द्वारा दी हुई रोटी में प्याज भरता है और अंडा तवा मसाला रोटी का रोल बनाकर खाने लगता है। और उसे ये रोल खाते देखकर उस नन्हे बच्चे ने कहा, पापा, मुझे भी ये वाला रोल खाना है जो अंकल खा रहे हैं। अरे भाई, ये जो तुम खा रहे हो यही मेरे बेटे को दे दो। कम से कम ये किसी चीज के लिए राजी तो हुआ, वरना जब तक ये 2-4 बार जिद न कर ले तब तक किसी भी चीज के लिए मानता ही नहीं है। मोहित ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो बस अपने घर से लाई हुई रोटी अंडा तवा मसाला के साथ खा रहा था। और फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे और देरी किए अपनी माँ की बची हुई एक रोटी को उस बच्चे को गर्म करके अंडा तवा मसाला के साथ दे दिया। बच्चे ने खुशी खुशी उसे खाया और अपने पिता से कहने लगा, पापा, ये तो बहुत टेस्टी है। मैं यही खाया करूंगा। आप चाहते हो ना मैं अंडे खाऊं, तो मुझे अब से अंडा तवा मसाला रोटी ही खानी है। क्या ये सच में इतना ज्यादा टेस्टी है? मोहित भाई, जरा मेरे लिए भी अंडा तवा मसाला और रोटी लगा दो। माफ करना भाई, अभी तो खत्म हो गया है, लेकिन कल से मैं ज्यादा रखूंगा। आप कल आकर खा लेना। ग्राहक पैसे देकर अपने बच्चों को लेकर चला जाता है। अब मोहित बहुत ज्यादा खुश था। वो जब देर रात को घर आता है तो ये सारी बातें अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से मैं तुझे रोज रोटियां सेक कर दे दिया करूंगी। तू अंडा तवा मसाला के साथ रोटी दे दिया करना। इससे लोगों का पेट भी भरेगा और घर की रोटी से लोगों का बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो तेरा काम भी देखना तू दुगना चलने लग जाएगा। पर माँ, आप तो वैसे भी बीमार रहती हो। अभी भी आपको पूरी तरह से आराम नहीं हुआ है। मैं आपको रोटी बनाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? कोई बात नहीं बेटा, अगर तू ठीक रहेगा तो परिवार में 4 पैसे कमा कर लाएगा और अपने आप ही अच्छा खान पान खाने से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तू मेरी इतनी चिंता मत कर। अब अगले दिन रत्ना ने मोहित को 20 रोटियां बनाकर दे दी, क्योंकि मोहित को तो रोटी बनानी नहीं आती थी। अब मोहित ने अपने ठेले पर एक बोर्ड लगा दिया, अंडा तवा मसाला 20 रुपए और अंडा तवा मसाला रोटी 30 रुपए। सभी ग्राहकों के बीच अंडा तवा मसाला रोटी कैसी होती है, इस बात की उत्सुकता बढ़ गई और एक बुजुर्ग ने आकर मोहित से कहा, मोहित बेटा, ये तुमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। सिर्फ अंडा तवा मसाला खाना थोड़ा मुश्किल होता था, उससे पेट भी नहीं भरता था और थोड़ा यार महंगा भी लगता था। अब लोग सिर्फ 10 रुपए और देकर रोटी के साथ उसको खा सकते हैं, जिससे वह महंगा भी नहीं लगेगा और ग्राहकों का पेट भी अच्छी तरीके से भर जाएगा। हाँ बाबा, तभी तो मैंने अंडा तवा मसाला रोटी बेचना शुरू किया है, ताकि सभी ग्राहकों का पेट भर जाए और लोग कम पैसों में भी मेरे खाने का आनंद उठा सके। एक काम करो, मेरे पास यह 50 रुपए हैं, मुझे 2 प्लेट अंडा तवा मसाला रोटी लगा दो। 10 रुपए मैं तुम्हें फिर कभी वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं बाबा, आज आप मेरे पहले ग्राहक हैं। आप 10 रुपए कम दे दीजिए। बस अपना आशीर्वाद देना कि मेरा काम अच्छा चले और सब लोगों को मेरे ठेले के बारे में जरूर बताना। अब मोहित ये बोलकर उस बुजुर्ग को अंडा तवा मसाला रोटी दे देता है। वो बुजुर्ग भी 2 रोटी अंडा तवा मसाला के साथ पेट भर कर खाता है और मोहित को बहुत सारा आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। मोहित इस बात से अनजान था कि वो बुजुर्ग गांव में कई लोगों को जानता था, जो मजदूरी और दिहाड़ी का काम किया करते। धीरे धीरे वो बुजुर्ग सभी लोगों को मोहित के ठेले के बारे में बताता है
और मोहित का काम खुद ब खुद अच्छा चलने लगता है। अब मोहित के ठेले पर कई तरह के आइटम मोहित ने रख लिए थे, जैसे उबले अंडे, तवा अंडा मसाला और अंडा तवा मसाला रोटी भी, और इसके साथ और भी बहुत कुछ। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद वो अपने स्वर्गीय पिताजी के इलाज के लिए लिया हुआ सारा कर्जा चुकता कर देता है। उसके बाद गांव में ही अपनी एक छोटी सी दुकान भी डाल लेता है। धीरे धीरे वो रोटी बनाने के लिए एक आदमी को रख लेता है, ताकि उसकी माँ को ज्यादा तकलीफ ना हो। कुमुद अपने बेटे और अपने पति के साथ भोलापुर गांव में रहा करती थी। कुमुद को खाना बनाने और सब लोगों को खिलाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन उसने घर पर पाव भाजी बनाई हुई थी, जिसे खाकर उसके बेटे मोनू ने कहा, माँ, पाव भाजी तो बहुत अच्छी बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ठेले पर खड़ा होकर पाव भाजी खा रहा हूँ। सच में कुमुद, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी बावर्ची से शादी कर लिया है। तुम सारा खाना कितना बढ़िया बनाती हो। तो फिर मुझे गांव में किसी चीज का ठेला लगा लेना चाहिए। इससे आपकी भी थोड़ी पैसों की मदद हो जाएगी। आखिर कब तक हम ऐसे ही अपना गुजारा करते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं मजदूरी का काम करके इस घर का खर्चा चला रहा हूँ ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी बाहर जाकर काम करे। बस बात खत्म हो गई अब। कुमुद जानती थी कि अशोक का गुस्सा बहुत खराब है, इसीलिए अब वो उसे बहस नहीं करती। वहीं एक दिन अशोक को मजदूरी के काम से 2 महीने के लिए बाहर जाना था। कुमुद उसे विदा करते हुए कहती है, अपना ध्यान रखना जी, और समय पर पैसे भिजवाते रहना। आप जानते हैं कि जमींदार का बहुत पैसा बकाया है हम पर, और फिर हमें मोनू की पढ़ाई का भी अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, गांव में जो भोला काका रहते हैं वह हर हफ्ते शहर से गांव चक्कर मारने आएंगे। उनके हाथों पैसे भिजवाता रहूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, और मोनू का भी। अशोक ये बोलकर अब शहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जहां अशोक ने बोला था कि वो हर हफ्ते पैसे भेजेगा, वहीं वो कोई पैसे नहीं भेजता। एक दिन परेशान होकर कुमुद ने भोला काका से कहा, भोला काका, अशोक ने बोला था कि वो हर हफ्ते मुझे पैसे भेजेंगे। कुछ दिनों में जमींदार का ब्याज भी देना है, मोनू की स्कूल की पढ़ाई भी है। उन्होंने कोई पैसे नहीं भेजे हैं क्या? कैसी बात करती है बिटिया? अगर उसने कोई पैसे भेजे होते तो क्या मैं तुझे लाकर नहीं देता? उसने कुछ नहीं भेजा, ना कुछ बोला। भोला काका ये बोलकर चले जाते हैं। अब कुमुद बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ जमींदार आकर कहता है, तेरा पति तो तेरे बेटे और तुझे छोड़कर शहर भाग गया। अब तू कर्ज कैसे चुकाएगी ये बता। जमींदार जी, वो मेरे पति है और मुझे उन पर पूरा यकीन है। वो मुझे छोड़कर भाग नहीं सकते। वो जरूर वापस आएंगे। और रही बात कर्ज की, आप बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा। एक तरीका है, मेरा एक ठेला खाली पड़ा है। यह पूरा गांव जानता है कि तुझे खाना बनाने और खिलाने का शौक है, तो उस पर कुछ बेचने लग जा। इससे तो तेरे घर का भी खर्चा चल जाएगा और मेरा भी पैसा तू चुका पाएगी। वरना इस जन्म में मुझे नहीं लगता मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं तेरा घर हड़प लूं और लोग तुझे बुरा भला करें। जमींदार ये बोलकर चला जाता है। कुमुद के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुमुद अपने गले का मंगलसूत्र उतारकर उसे बेच देती है और थोड़ा सामान ले आती है, और अगले दिन ठेले पर पाव भाजी बेचने लगती है। उसके पास एक ग्राहक आकर कहता है, बहन जी, जरा एक प्लेट पाव भाजी तो लगाना। अभी लगा देती हूँ भाई साहब, बस 2 मिनट का इंतजार कीजिए। कुमुद ने ग्राहक को पाव भाजी लगाकर दे दी। ग्राहक ने पाव भाजी खाकर उसकी बहुत प्रशंसा की, क्योंकि वो सच में अच्छी बनी थी। लेकिन गांव की इसी गली में पाव भाजी की 2 दुकानें और थी। इस वजह से कुमुद की पाव भाजी कम ही बिका करती। उसका सारा खर्चा तो सामान खरीदने और दिनचर्या के कामों में चला जाता। लेकिन जमींदार के पैसे अब वो चुका नहीं पा रही थी। यही सोचकर एक दिन कुमुद परेशान थी और मोनू ने उसके पास आकर कहा, क्या बात है माँ, आप बहुत परेशान लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? बेटा, तू अभी बहुत छोटा है। तुझे अपनी परेशानी बताकर मैं और परेशान नहीं कर सकती। इसलिए तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इन सब चीजों की चिंता मत कर। माँ, मैं छोटा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आप मुझे बताओ तो क्या हुआ है? तो सुन, महीना होली को आया है, लेकिन तेरे पिताजी की ना ही कोई खबर है, ना ही उनका भिजवाया हुआ कोई पैसा है। पाव भाजी के ठेले पर कमाई तो हो रही है, लेकिन उससे सिर्फ तेरा मेरा गुजारा चल रहा है।
और सामान का खर्चा निकल रहा है, लेकिन जमींदार का कर्ज कैसे चुकाएंगे, बस यही बात परेशान कर रही है। आप कुछ ऐसा क्यों नहीं बेचती जो पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता हो? पाव भाजी तो हरिया काका और शेफाली आंटी भी भेजते हैं। आप कुछ और बेचो ना, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। कैसी बात कर रहा है? ये सब बेचने के लिए बनाना भी तो आना चाहिए ना। मुझे ये सब कुछ बनाना नहीं आता। माँ, पिज्जा बनाना तो बहुत आसान होता है। उस पर बस चटनी लगाओ, बहुत सारी सब्जियां डालो, थोड़ा सा पकाओ और पिज्जा बन गया। मैंने टीवी पर देखा था, पड़ोसी के घर जाकर। आप पिज्जा बना कर देखो। मोनू की बात कुमुद को सही लगी। अगले दिन उसने अपने ठेले पर पिज्जा के कुछ बेस लाकर रख दिए। अब पिज्जा को पकाने के लिए उसके पास खरीदने के लिए अवन के पैसे नहीं थे, तो उसने मिट्टी के कोयले की छोटी सी भट्टी तैयार की, जिससे वो ठेले पर रख सके। और उसके बाद वो अपनी पाव भाजी की चटनी को पिज्जा का बेस पर लगा देती है और उस पर काटकर मिर्ची और तरह तरह की सब्जियां छिड़कती है। थोड़ी ही देर में पूरे गांव के बाजार में भीनी भीनी पिज्जा की खुशबू फैल जाती है। अरे, ऐसा भी क्या बेच रही हो जो पूरे गांव की हवा को पागल करके रखा है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, शिमला मिर्च और तरह तरह की चटनी की। बहन जी, पिज्जा बेच रही हूँ, वो भी भाजी लगाकर। सिर्फ 50 रुपए का है, आप खाकर देखिए ना कैसा बना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गांव के लोगों को शहरी चीजें कुछ ज्यादा पसंद आती है। एक काम करो, मेरे लिए पिज्जा लगा दो। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे 4 बच्चे हैं, चारों के लिए एक एक पिज्जा खरीद लूंगी और अपने पति के लिए भी। सब खुश हो जाएंगे और बिना किसी लड़ाई के खा भी लेंगे। वैसे भी तुम बहुत सस्ता पिज्जा बेच रही हो। बहन जी, अभी ना काम शुरू किया है और मैंने सोचा अपने गांव में अगर खुद ही मैं कुछ सब्जियां उगा लूंगी तो खर्चा भी कम होगा और गांव के लोगों को पिज्जा खाने को भी मिलेगा। सही बात है। सुना है तुम्हारे पति के बारे में, वो शहर गए थे और तब से उनकी कोई खबर नहीं है, ना कोई पैसे भेजे हैं। लेकिन औरत चाहे तो अकेले ही सब कुछ संभाल सकती है और तुम उसकी जीती जाती मिसाल हो। चलो पिज्जा लगा दो। कुमुद औरत के लिए पिज्जा लगाकर उसे दे देती है। उसने पिज्जा खाया तो सच में बहुत बढ़िया बना था। उसने उसकी तारीफ की। उसके बाद 5-6 पिज्जे पैक कराकर ले गई। अगर भगवान की कृपा से सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जमींदार के लिए पैसे निकल जाएंगे। आखिर सब कुछ उसी की वजह से तो हो पा रहा है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और जमींदार को पैसे देने के लिए अब कुमुद बिल्कुल तैयार थी। लेकिन जैसे ही कुमुद ने ब्याज के पैसे जमींदार के हाथ में रखे तो जमींदार कहने लगा, तूने मुझे पागल समझा है क्या? मैंने तुझे रोजगार दिया, मुसीबत में अपना ठेला दिया, जिसकी वजह से तू 2 वक्त की रोटी कमा कर खा रही है। जितने भी महीने की कमाई हुई है उसके आधे पैसे चाहिए मुझे। जमींदार जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आधे पैसे आपको दे दूंगी तो आधे पैसे में मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? फिर आपका ब्याज भी तो देना है। आप चाहे तो ठेले का आधा किराया रख लीजिए, मैं ठेले का किराया देने को तैयार हूँ। मैं कोई भी सौदा मुफ्त में नहीं कर रहा। अगर दे सकती है तो पैसे दे दे, वरना मैं आज ही अपना ठेला वापस ले जाऊंगा। फिर से बैठकर भीख मांगती रहना। जमींदार ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि वो जानता था कि कुमुद में काबिलियत है, वो कुछ ना कुछ कमा कर खा लेगी। जमींदार ने उसकी मदद का उसे लालच दिया और कुमुद अब बेचारी फंस गई। कुमुद नहीं मानी और जमींदार अपना ठेला वापस लेकर चला गया और कुमुद रोने लगी। अब मैं क्या करूं? उनका कुछ अता पता नहीं है और जमींदार भी अपना ठेला वापस लेकर चला गया। अब मैं कैसे अपना गुजारा करूंगी? तभी वहाँ पर बैग लिए अशोक आता है। अशोक को देखकर कुमुद उसे गले से लगा लेती है और अशोक ने कहा, क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो? और मुझे गांव वालों ने बताया कि तुमने पिज्जा का ठेला लगाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना। अब कुमुद का गुस्सा फूट पड़ता है और उसने अशोक पर चिल्लाते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं? आप तो शहर जाकर बस गए और मैं और आपका बेटा यहाँ पर भूखे प्यासे मर जाए, ये चाहते थे आप? जमींदार हमें घर से निकाल देता। आपने बोला था कि भोला काका के हाथों आप पैसे भिजवाएंगे, लेकिन उन्होंने हमें 1 भी रुपया नहीं दिया। मैं यहाँ 2 महीने कैसे गुजारा कर रही थी ये मुझे पता है, और आप बोल रहे हैं ठेला क्यों लगाया? अब अशोक को समझ में आता है कि जो पैसे उसने भोला काका को कुमुद को देने के लिए दिए थे वो भोला काका ने हड़प लिए। अब भोला काका गांव से फरार था। उसने गांव के कई और मजदूरों के पैसे घर ना पहुंचाकर अपने पास रख लिए थे। अशोक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा,
कुमुद, मुझे माफ कर दो, तुमने अकेले बहुत कुछ झेला है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा हुआ मैंने इस महीने के पैसे भोला काका को नहीं दिए थे, मेरे पास कुछ पैसे हैं। चलो हम एक नया ठेला खरीद लेते हैं और उसके बाद अब तुम पिज्जा बाजी का ठेला लगाना। गांव में सब लोग कह रहे थे कि तुम पिज्जा बाजी का ठेला बहुत अच्छा लगाती हो और तुम्हारा पिज्जा बाजी बहुत स्वादिष्ट होता है। अगले दिन ठेले पर क्या बात है अशोक भाई, आप भी अपनी पत्नी के साथ ठेला लगाने लगे। सच में क्या पिज्जा बाजी बनाती है आपकी पत्नी? शुक्रिया भाई, बस ऐसे ही आते रहो, सब लोगों को बताना कि गरीब पिज्जा बाजी वाली का ठेला कहाँ लगता है। अब अशोक को अपनी पत्नी के ठेला लगाने से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा उसके साथ रहता, ताकि उसके साथ कोई बदतमीजी ना करे और वो अपना काम अच्छे से कर पाए। इस तरह जहां अशोक की सोच बदली, वहीं गरीब पिज्जा भाजी वाले की किस्मत भी बदल गई। धीरे धीरे उसने उस बुरे जमींदार का सारा कर्जा उतार दिया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।